आंचल गांव की गंवार लड़की थी जिसने चूल्हे पर खाना बनाना सीखा था। आंचल की शादी शहर के एक बहुत अच्छे घर में अर्पित नाम के लड़के से हो जाती है। पर क्या होगा जब शहर की रसोई में देसी बहू आ जाए? तो आइए देखते हैं देसी बहू की ये रसोई। अरे मोरी मैया, कितना बड़ा रसोई घर है। हमारे गांव में तो कहीं रसोई घर होता ही नहीं था। एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा होता था बस, और उसी पर खाना बनता है। भाभी, पर यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा नहीं होता। अरे मोरी मैया, यही तो हम कब से सोच रहे हैं। रसोई घर में तो कोई चूल्हा ही नहीं है, भला खाना कैसे बनेगा? आज हमारी पहली रसोई है। अब हम अपनी पहली रसोई में खाना कैसे बनाएंगे? गांव में तो मिट्टी के चूल्हे में 4 लकड़ियां फूंकते थे और फटाफट खाना बन जाता था, और यहाँ तो चूल्हा ही नहीं है। कैसे बनेगा खाना? मोरी मैया, संकट में तो हार बिटिया है, कौन हो रास्ता दिखाओ। आंचल की इन हरकतों से कोमल परेशान हो जाती है और बिना कुछ बताए रसोई में आंचल को अकेला छोड़कर बाहर आ जाती है। पूरे दिन ऐसे ही गुजर जाता है और बेचारी आंचल रसोई में चूल्हा ढूंढती रह जाती है। अरे मोरी मैया, कितना समय हो गया है, कब से चूल्हा ढूंढ रहे हैं, अब तक चूल्हा नहीं मिला। ऊपर से बिना कुछ बताए अंजलि दीदी भी बाहर भाग गई है। अरे मोरी मैया, अब कौन करेगा हमारी मदद? आंचल सर पर हाथ रखकर रसोई घर में ही बैठ जाती है। कुछ देर बाद आंचल की सास आंचल को ढूंढती हुई रसोई घर में जाती है, जहां वो आंचल को रसोई में बैठकर रोता हुआ देखती है। अरे आंचल बहू, तू अभी तक रसोई में है और तूने खाना नहीं बनाया। आज तेरी पहली रसोई है ना, और तू यहाँ खाना बनाने के बदले बैठकर रो रही है। अब रोए नहीं तो क्या करे अम्मा जी? कहने को तो इतना बड़ा रसोई घर है, पर क्या फायदा इतने बड़े रसोई घर का जब इतने बड़े से रसोई में छोटा सा मिट्टी का चूल्हा नहीं है। ये देखो, आटा चावल, पूरा दिन हम बस इस रसोई में आग फाड़ फाड़ कर यहाँ वहाँ देखे, तब जाकर हमें आटा चावल और मसाला मिला है। पर अब तक चूल्हा नहीं मिला जो हम खाना बना सके, और ना ही सिलबट्टा जिस पर मसाला पीस सके। अरे बहू, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ मिट्टी का चूल्हा नहीं होता। और जो तुम देख रही हो ना, यही चूल्हा है, इसी पे खाना बनता है बिना लकड़ियों के। और ये मिक्सी है, इसमें सारे मसाले पीसे जाते हैं। जो भी मसाला पीसना हो इस मिक्सी के अंदर डाल देना। और वैसे भी इस घर में सिलबट्टा रखा हुआ है, लेकिन तू फिर भी इसी मिक्सी में काम करना। समझ आया ना तुझे? अरे मोरी मैया, बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा, हमारी आंखों के सामने चूल्हा है और मिट्टी का चूल्हा खोज रहे हैं। हमने तो बस इस चूल्हे के बारे में सुना था, आज पहली बार देख भी लिया। माँ जी, अब आप जाइए, अब देखना कैसे हम 30 मिनट में 3 तरह के पकवान बना के लाते हैं। आंचल के कहने पर आंचल की सास वहां से चली जाती है। आधे घंटे बीत जाते हैं, पर अब तक आंचल खाना नहीं बना पाती, और इसलिए आंचल की सास आंचल को अपने कमरे में बुलाती है और उसे कहती है, बहू, तुम अभी नई हो इस घर में, इसीलिए यहाँ के तौर तरीके समझने में तुम्हें थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि आज हम बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं। तुम कल से रसोई में खाना बनाना। अब वो रसोई घर ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम चाहो जैसे मर्जी वैसे उस घर में खाना बनाना। अरे मोरी मैया, बाहर से खाना? सासू माँ, हमें तो बाहर का खाना बहुत पसंद है। हम जिंदगी में पहली बार बाहर का खाएंगे। पर कोई बात नहीं, आज आप लोग हमें बाहर का खाना खिलाएं, कल से हम आप लोगों को जैसा खाना खिलाएंगे ना, फिर देखना आप अपनी बहू के हाथों का खाना। इस तरह से आंचल अपने ससुराल वालों के साथ बाहर खाना खाती है और अगली सुबह रसोई घर में खाना बनाने के लिए जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी आंचल चूल्हे पर खाना नहीं बना पाती, और इसलिए वो फैसला लेती है कि वो अपने मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाएगी। अब क्या था, गांव की देसी आंचल शहर के मॉडर्न किचन की देसी रसोई घर को बदल देती है। इस बात से अनजान सभी घर वाले उसके हाथों के बने खाने को मजे लेकर खाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोमल अंजलि की तारीफ करने के लिए रसोई घर में जाती है, जहां वो देखती है कि रसोई घर में एक जगह कुछ लकड़ियां रखी हैं, तो दूसरी ओर मिट्टी के चूल्हे, तो वहीं एक और मसाले और आटा चावल के डब्बे बाहर रखे हुए हैं। अपनी रसोई की ऐसी हालत देख कोमल को गुस्सा आ जाता है। भाभी,
आप इतनी गंवार कैसे हो सकती है? ये क्या हाल कर दिया है आपने कुछ ही दिनों में रसोई का। अरे मोरी मैया, क्या करती है हम जो तुम इतना बड़ा भड़क रही हो हम पर? इतना बड़ा रसोई घर है, अगर इतने बड़े रसोई घर में हमने अपनी छोटी सी रसोई बना ली तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, वो तो माँ आपको बताएंगी जब वो रसोई की ये हालत देखेंगे तब। अब कोमल अपनी माँ को बुलाती है और जब आंचल की सास रसोई की ऐसी हालत देखती है तो वो भी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और आंचल को भला बुरा सुनाने लगती है। पता नहीं क्या सोच के मैंने तुझ जैसी दिहातन को अपने घर की बहू बना लिया। अरे मोरी मैया, नहीं, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप सब हम पर इतना भड़क रहे हैं? जब तक आप लोग इस रसोई घर में नहीं आए थे तब तक तो हमारे हाथों का खाना बड़े चटखारे मारकर खा रहे थे, और जब इस रसोई घर में आए तो हमें इस तरह की बातें सुना रहे हैं। हाँ, हम देसी हैं। अगर हम देसी हैं तो इसमें गलत क्या है माँ जी? आपकी माँ देसी नहीं थी का? आप गांव में नहीं पली बड़ी का माँ जी जो आप हमें इतना सुना रही है? आंचल रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। आंचल की बातें सुनकर आंचल की सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी इस गलती के लिए अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैं भूल गई थी कि मैं भी पहले गांव में ही रहा करती थी। मैं भी तेरी तरह आज मिट्टी के चूल्हे पे ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ आकर मैंने समय के साथ सब कुछ सीख लिया, लेकिन तुझे सिखाना भूल गई। वही तो सासू माँ जी, आप हमें बता कर चली गई कि चूल्हा ऐसा है, मिक्सी ऐसी है, जे रोटी मेकर है, ई फलाना ई ढिमाका, पर आप भूल गए कि आपकी बहू गांव से है, गांव से। हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए बिना कुछ बोले खुद आधी रात को चूल्हा बनाए और सुबह सबको खाना बना कर दिए, वो भी इतने प्यार से। आप सब मिलकर हमें गंवार बोल दिए। हाँ बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए तो मैं यहाँ तुझसे माफी मांग रही हूँ। अब चल, अब माफ भी कर दे अपनी सास को। चल रसोई में, मैं तुझे सिखाती हूँ कि कैसे चूल्हे पे खाना बनाते हैं और कैसे मिक्सी चलाते हैं। अरे मोरी मैया, हम क्या कर दिए? आप हमारी सासू माँ हैं और हम आपसे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे आप हमारी छोटी बहन फूलन है। अरे मोरी मैया, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई सासू माँ, हमें माफ करना। आपसे हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। हे भगवान, अब हम अपनी सासू माँ को इतना सब कुछ बोल दी, आप हमारी जुबान काहे नहीं काटे? कोई बात नहीं भाभी, जो होना था हो गया। आप बस जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। अरे मोरी मैया, अब तो हम भूल ही गए थे कि आप सब भूखे हैं। हम अभी जाकर खाना बनाए देते हैं। हाँ भाभी, पर आज से हम भी आपकी मदद करेंगे, है ना माँ? अब इस तरह से कोमल, आंचल और उसकी सास तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और बहुत जल्द समय के साथ आंचल भी शहर की रसोई में काम करने के तौर तरीके सीख जाती है। जादुई सोने की चिड़िया। मोहन नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहा करता था। मोहन बहुत ही गरीब लड़का था, जिस कारण गांव में कुछ लोग उसका बहुत मजाक बनाया करते थे, क्योंकि वो आम लोगों जैसे अच्छे कपड़े नहीं पहनता था। फटे पुराने जो भी लोग कपड़े उसे देते वो उन्हें पहन लेता था। लेकिन मोहन बहुत ही मेहनती और पढ़ने में और खेल कूद में भी काफी होशियार लड़का था। ऐसे ही एक दिन मोहन को उसके दो दोस्त आवाज लगाते हैं। मोहन उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है और वो दोनों दोस्त खेलने के लिए उसे बाहर लेकर आते हैं। तभी मोहन की फटी कमीज देखकर उसका दोस्त उसका मजाक बनाते हुए कहता है, अरे ओ मोहन, कब तक ये फटे पुराने कपड़े पहनेगा तू? हाँ? अपनी माँ से बोल कि तुझे नए कपड़े दिला दे। अरे नहीं दोस्त, मुझे अभी इन सब की जरूरत नहीं है, और वैसे भी इतने पैसे नहीं है मेरी माँ के पास कि मुझे नए नए कपड़े दिला सके। वो मुझे पढ़ा ही रही हैं, यही बहुत है। अरे मोहन गरीब है और गरीब लोग तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। क्या मोहन? ऐसा नहीं है दोस्तों, एक दिन देखना मेरा भी समय बदलेगा और मेरी पहचान मेरे कपड़ों से नहीं बल्कि मेरी कामयाबी से और मेरे नाम से होगी। अरे हाँ, चल ठीक है, वो भी दिन देख लेंगे। अरे मोहन, तू इतने बड़े बड़े सपने भला क्यों देखता है? अरे सपने पूरे करने का हक तो हम जैसे अमीरों को होता है, हाँ, तो जैसे गरीबों को नहीं।
ठीक है, अभी तुम लोगों को जो कहना है वो कह लो। मैं अभी तुम लोगों से कुछ नहीं कहूँगा। एक दिन जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो वही मेरा जवाब होगा तुम लोगों के लिए। अच्छा ठीक है, अब चल खेलने दे हमें, वरना तू तो बस यूं ही बकवास करता रहेगा। हाँ यार, तूने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, चल चलते हैं। इसके बाद मोहन और उसके दोस्त एक साथ खेलने के लिए निकल जाते हैं। मोहन के वो दोस्त आए दिन उसका मजाक बनाया करते थे और मोहन कभी भी उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और ना ही बुरा मानता था। ऐसे ही तभी एक दिन मोहन की माँ अपने बेटे के लिए रोटियां बना रही थी। तभी उनकी माँ का हाथ जल जाता है और मोहन भागता हुआ आता है और अपनी माँ का हाथ सहलाते हुए कहता है, माँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। मैं बहुत मेहनत करूँगा और खूब सारे पैसे कमाऊँगा, तुम्हारा नाम रोशन करूँगा। हाँ, फिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बेटा, ये सब तो जीवन का हिस्सा है और हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। बेटा, तू बेकार में अपनी माँ की चिंता करने लग जाता है। जरा सा ही तो जला है और ये सब तो चलता रहता है। नहीं माँ, आपको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। अब आप जाकर आराम कीजिए और हाँ, मैं सारा काम कर लूँगा। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूँगी। माँ, मैंने कहा ना कि आप जाकर आराम कीजिए। और बताइए, अगर आपकी जगह मेरा हाथ जल जाता तब भी क्या आप मुझसे यही कहती, मेरी जगह आकर रोटियां नहीं बनाती? अरे मेरे लाल, ऐसा मत बोल। चल अच्छा ठीक है, अगर तू इतना बोलता है तो मैं उठ जाती हूँ। मोहन अपनी माँ को आराम करने के लिए कह देता है और खुद घर का सारा काम करता है और खाना बनाकर अपनी माँ को भी खिलाता है। ऐसे ही तभी थोड़ी देर के बाद मोहन के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं और उसे अपने साथ बाजार ले जाते हैं, जहाँ मोहन के दोस्त अपनी मनपसंद की चीजें खरीदते हैं और बेचारा मोहन शांत खड़े होकर उन सभी को बस देख रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त उसका मजाक बनाते हुए कहता है, अरे मोहन, तू भी कुछ खरीद ले या फिर बस हम लोगों की शक्लें ताकता रहेगा? क्यों? अरे यार, तू भी क्या बात करता है? हाँ, ये तो गरीब है और ये कहाँ से खरीदेगा? अरे गरीब लोगों का काम होता है अमीर लोगों का मुंह ताकना। इसके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे कि ये बेचारा कुछ भी खरीद सके? हाँ? ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब बेचारा मोहन करे भी तो क्या? इसकी किस्मत ही खराब है कि इसने इतने गरीब परिवार में जन्म लिया। अरे हम जैसे अमीर लोगों के घर में जन्म लेता तो आज इसके भी हमारे जैसे ठाठ होते। क्यों? अरे चल ठीक है, कोई बात नहीं। मोहन पे दया करके हम ही इसे कुछ खिला पिला देते हैं। अब गरीब है तो क्या हुआ, है तो हमारा दोस्त ही ना। ऐसा बोलते हुए वो दोनों दोस्त अपनी चाट की प्लेट आगे करते हैं और मोहन से खाने के लिए कहते हैं। मोहन जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है, वो दोनों दोस्त चाट की प्लेट को नीचे गिरा देते हैं और मोहन से हंसते हुए कहते हैं, अरे ये खाना अब हुआ ना तेरे खाने लायक। चल जमीन से उठा और खा ले इसे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी तुम जैसे गरीब लोग तो यही सड़ा गला और जमीन पर पड़ा हुआ खाना खाते हो। हाँ, तो इसमें कोई नई बात थोड़ी ना होगी। आज उठा और खा ले इसे। मोहन अपने दोस्तों की हरकतों को देखकर बहुत उदास हो जाता है और रोता हुआ अपने घर वापस आ रहा होता है और खुद से बातें कर रहा होता है। हे भगवान, अगर मैं गरीब हूँ तो भला इसमें मेरी क्या गलती? मेरे दोस्त मेरा इतना मजाक क्यों बनाते हैं? क्या मैं गरीब हूँ, इसमें मेरी गलती है? मोहन रोता हुआ अपनी किस्मत को कोसता हुआ घर की ओर आ रहा होता है कि तभी उसके सामने एक घायल फड़फड़ाती हुई चिड़िया उसे नजर आती है। मोहन भागकर उस चिड़िया को उठाता है और अपने घर ले आता है। उस चिड़िया के पंख से खून बह रहा होता है। मोहन अच्छे से उसकी मरहम पट्टी करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ,
ये देखो, घायल चिड़िया अब ठीक होने लगी है। हम इसे हमेशा के लिए अपने साथ ही रखेंगे। हाँ बेटा, ठीक है। वैसे भी ये देखने में कितने सुंदर है। हाँ, सुनहरी चिड़िया। तभी अचानक से वो चिड़िया मोहन और उसकी माँ से कहती है, मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारे कारण मैं जीवित हूँ और मैं ठीक हो पाई हूँ। अरे वाह, तुम तो बोलती हो। क्या तुम बोलने वाली चिड़िया हो? हाँ मोहन, मैं बोलती हूँ। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। ऐसा बोलकर वो नन्ही सी चिड़िया एक विशाल चिड़िया का रूप ले लेती है। मोहन और उसकी माँ ये सब देखकर दंग रह जाते हैं और तभी वो चिड़िया उनसे कहती है, मोहन, मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत अच्छी लगी। मैं कब से देख रही थी कि तुम दुखी होकर अपने घर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे घायल देखा तो तुम अपना दुख भूल गए और मुझे ठीक करने में लग गए। इन चीजों से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं जादुई चिड़िया तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कुछ देना चाहती हो? लेकिन तुम मुझे क्या दोगी? तभी वो जादुई चिड़िया मोहन को खूब सारे सोने के अंडे देने लगती है और अंडे देते ही चिड़िया मोहन से कहती है, मोहन, ये सोने के अंडे हैं और ये तुम्हारे भविष्य में काम आएंगे और धीरे धीरे तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बोलकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मोहन और उसकी माँ दोनों एक सोने का अंडा लेते हैं और अंडे को बेचकर कुछ पैसे ले आते हैं और धीरे धीरे करके उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जाती है। मोहन और उसकी माँ जरूरतमंदों की मदद करने लगते हैं। मोहन भी अब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है और तभी धीरे धीरे मोहन पूरे गांव में परीक्षा में अव्वल आने लगता है और अपनी माँ और अपने गांव का नाम रोशन करने लगता है। इस तरह दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। चुड़ैल की सुहाग रात। कृष्णानगर नाम के एक गांव में एक चुड़ैल का साया था जो शादी वाले दिन पहुंचकर किसी भी दूल्हे को अपने साथ उठाकर ले जाती थी। किसी को नहीं पता था कि वो चुड़ैल कहां से आती थी और कहां को जाती थी। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल जंगल में पीपल के पेड़ पर बैठी होती है और खुद से बोलती है, आज देखती हूँ गाँव में किसकी शादी है और गाँव में किसका दूल्हा सबसे सुंदर है। आखिर मुझे अपने लिए एक सुंदर सा दूल्हा जो ढूंढना है। दूल्हा नहीं होगा तो मैं सुहागरात कैसे मनाऊंगी? सुहागरात मनाने के लिए दूल्हा तो चाहिए ना मुझे। इतना बोलकर वो गांव के अंदर चली जाती है और अपनी शक्तियों से पता लगाती है कि कहाँ कहाँ पर शादियां हो रही हैं। वो हर शादी में जाती है और दूल्हे को देखती है। उसे जो दूल्हा सबसे अच्छा लगता है वो उसकी शादी में पहुंच जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और पंडित उल्टे मंत्र पढ़ने लगता है। ये सब देखकर चुड़ैल बहुत हंसती है और बोलती है, क्यों पंडित, मुझ जैसी खूबसूरत दुल्हन को देखकर तू अपने मंत्र भूल गया क्या? जो अपने सारे मंत्र उल्टे पढ़ने लगा। तू अपने मंत्रों को सीधा कर, मैं अपने दूल्हे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर वो चुड़ैल सभी की नजरों के सामने उस दूल्हे को पकड़ती है और हवा में उड़ाकर ले जाती है और एक गुफा में कुछ दूल्हों के साथ उसे भी बांध देती है। तभी चुड़ैल उन सभी दूल्हों से बोलती है, अरे तुम सारे दूल्हे परेशान क्यों होते हो? तुम सभी को मैं आजाद कर दूंगी। मैं तुम में से किसी के भी साथ सुहाग रात नहीं मनाऊंगी। मैं सुहाग रात अपने पति के साथ मनाऊंगी। पर यहाँ तो इतने सारे दूल्हे हैं, तुम किस दूल्हे से शादी करोगी और किसके साथ सुहागरात बनाओगी? और हम में से कौन होगा तुम्हारा पति? अरे भाई, चुड़ैल भी सुहागरात बनाती है। हे भगवान, अब तू ही हमारी रक्षा कर। न जाने ये चुड़ैल हम में से किसके साथ सुहागरात बनाएगी और किसको तुम्हारे पास भेजेगी। चुड़ैल
डरे सहमे दूल्हों को देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है और रोड पर भटकने लगती है। तभी गाड़ी में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी मधु के साथ कहीं जा रहा होता है। उन दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी। दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। तभी सुरेश देखता है कि रोड की सारी लाइट अपने आप जल बुझ रही होती है। ये सब देखकर सुरेश को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता और ड्राइविंग करता रहता है। तभी वो अपनी गाड़ी के सामने एक साया देखता है। उसे लगता है जैसे गाड़ी किसी से टकरा गई। सुरेश तुरंत गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर गाड़ी के नीचे देखने लगता है, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद मधु भी गाड़ी से उतरती है। सुरेश से बोलती है, क्या हुआ सुरेश, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुमने सुनसान रास्ते पर गाड़ी क्यों रोकी और गाड़ी के नीचे बार बार क्या देख रहे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। मधु, मैंने किसी का साया देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी के नीचे कोई आया हुआ है, पर यहाँ कोई नहीं है। लगता है ये मेरा वहम था। खैर, बहुत रात हो चुकी है, अब हमें जल्दी से चलना चाहिए। इतना बोलकर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। सुरेश जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, तभी उसकी विंडो पर एक दुल्हन आती है और उसकी गाड़ी की विंडो को जोर जोर से पीटने लगती है। मधु और सुरेश बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दुल्हन सुरेश से बोलती है, सर मेरी मदद कीजिए, मेरे पति का एक्सीडेंट हो चुका है। आज ही हम दोनों की शादी हुई थी। मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल जा रही थी। मेरे पति को ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी को देखा। उसके बाद उन्होंने एकदम से अपनी गाड़ी रोकी, पर गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और हमारी गाड़ी जंगल के अंदर एक पेड़ से टकरा गई। मेरे पति बहुत घायल है, मेरे साथ जल्दी से चलिए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सुरेश और मधु उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और वो दोनों उसकी मदद के लिए उसके साथ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ उसके पति की लाश ना होकर एक कंकाल रखा हुआ है। कंकाल को देखकर मधु दुल्हन से बोलती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पति घायल है, पर ये तो किसी का कंकाल है। मधु के बोलते ही दुल्हन चुड़ैल में बदल जाती है। दुल्हन का असली रूप देखकर मधु हैरान हो जाती है और जोर से हंसते हुए वो बोलती है, ये मेरे पति का कंकाल है। कल अमावस्या की रात है। 6 महीने बाद अपने पति के कंकाल में जान भरूंगी। तेरे पति और बाकी दूल्हों को मार के अपने पति को एक बार फिर से जिंदा करूंगी और हम दोनों की जो अधूरी ख्वाहिशें रह गई थी सुहाग रात की, वो कल पूरी होंगी। इतना बोलते ही और उसे भी बाकी दूल्हों के साथ गुफा में कैद कर देती है। अब मधु को कुछ समझ नहीं आता और वो भागते हुए अपने घर की ओर जाती है। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक बाबा से होती है। बाबा मधु को परेशान और डरा हुआ देख उसके सर पर हाथ रखते हैं और मधु के साथ हुई सारी घटना के बारे में बाबा को पता चल जाता है। जिसके बाद बाबा मधु से बोलते हैं, बेटा, तुम्हारे साथ जो भी घटना हुई है मुझे उसके बारे में पता चल चुका है। वो चुड़ैल अतृप्त है जो अपने पति को जिंदा करना चाहती है और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती है। शादी वाले दिन ही उसकी और उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उन दोनों की सुहागरात की ख्वाहिश ही रह गई थी। इसलिए 6 महीने से वो दूल्हों को पकड़कर अपने साथ गुफा में कैद करके रखती है, ताकि आने वाली अमावस्या की रात वो सभी दूल्हों को मारकर अपने पति को जिंदा कर सके। बाबा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? आप तो काफी ज्ञानी लग रहे, आप ही कुछ करिए ना। बेटा, कल सुबह होने से पहले तुम्हें उस चुड़ैल के पति के कंकाल को जलाना होगा। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो चुड़ैल की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी और वो अपने पति के साथ मुक्त हो जाएगी। हमें उसे मुक्ति दिलानी ही होगी और ये काम केवल तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है उस चुड़ैल ने अपने पति के कंकाल को कहाँ रखा है। अब मधु बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो जल्दी से जंगल के पास जाती है और अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाल लेती है और जंगल के अंदर जाकर चुड़ैल के पति कंकाल के ऊपर पेट्रोल छिड़क देती है। मधु जैसे ही आग लगाने जाती है, वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मधु को रोकने के लिए वो आगे बढ़ती है, पर मधु कंकाल में आग लगा देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने पति के कंकाल के साथ
निकल जाती है और हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो जाती है। साथ ही उसने जितने भी दूल्हों को पकड़ा था वो सभी आजाद हो जाते हैं। वहीं मधु अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।